जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग बिहार स्पेशल जो बीपीएससी 17th है, इसका वैकेंसी कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में आ जाएगा। कब आएगा ये हम कुछ नहीं कहेंगे। एग्ज़ाम भी इसका जैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि यह 17 नवंबर को होगा, तो उसी को हम लोग बेस मान करके तैयारी करेंगे। और करें कि अभी हम केबीसी नैनो का यह हिस्ट्री का यह चौथा वीडियो होगा। इसके पहले जो हम तीसरा वीडियो दिए थे उसमें शायद 20 मिनट के बाद आवाज़ गुम हो गया था, तो वहीं से जहाँ से आवाज़ गुम हुआ था वहीं से शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ही लीजिए, और बिल्कुल अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, जैसे सब लोग कमेंट किए हैं। और यह सारे का प्लेलिस्ट आपको हम प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं, आप वहां से जा कर के दो वीडियो जो 3 को वीडियो पहले से पड़ा हुआ है उसको भी देख सकते हैं। और देखिए हकीकत क्या है कि अगर आप बीपीएससी का सही में तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी यही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, यही अकाट सत्य है। किसी का नोट्स काम नहीं करेगा, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से पीटी और मेंस, और एनसीईआरटी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। टॉप करना भी है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी को मत छोड़िए, यही सरकारी बुक है और इसी से क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा हिस्ट्री का आज चौथा क्लास होगा। अभी केबीसी नैनो का A to Z पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। अगर एनसीईआरटी आप लोग पटना में रहते हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी का क्लास 4 PM से 6 PM में डेली चलता है। इसमें एनसीईआरटी का हम प्रॉपर नोट्स तैयार करवाते हैं, फिर यह चैप्टर वाइज आपका टेस्ट का भी प्रावधान होता है। पहले नोट्स बनवाएंगे, फिर टेस्ट होता है। इस प्रकार से आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा एनसीईआरटी एक दिन का चीज़ नहीं है, इसमें आइएगा तो लगभग आपको 1 साल का समय लगेगा। याद रखिएगा 1 साल का। और अगर आप अभी से लगते हैं, अभी देखिएगा हम 9th का स्टार्ट किए हैं, तो 9th 10th आप कर सकते हैं, क्योंकि 9th 10th का ही जो क्वेश्चन साइंस का होता है वह अधिकतर पूछा जाता है। इसके बाद अब देखिए हम चलते हैं, विशेष बात नहीं करेंगे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। यहीं से उदयन से पहले ही जो है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ा गया था, और यहीं से शुरू करेंगे हम उदयन से। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं या उदयन से, यहीं से आवाज़ गुम हुआ था। देखिएगा वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर सुना कीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएगा, सुनने से चीज़ें याद होता है। अजातशत्रु के बाद यह 460 BC में मगध का राजा बनता है कौन? उदयन। यानी कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बनता है कौन? उदयन। बौद्ध ग्रंथों में इसको पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में यह पितृभक्त भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता और जैन ग्रंथ में यह पितृभक्त कहा गया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। करे कि उदयन उदयन शासक बनने से पहले यह चंपा का उपराजा था। कहाँ का था? चंपा का। करे कि इसने यह गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र, यह इसको कुसुमपुर नामक नगर को बसाया। अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, तो ध्यान में रखिएगा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था किसने? यह उदयन ने। और राजधानी भी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र, याद रखिएगा, एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मंडक और एक का नाम था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक, ध्यान में रखिएगा, नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। करैकिया शासन तंत्र में यह शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर यह उसका सेनापति शिशुनाग यह राजा बनता है। और इस प्रकार हर्यक वंश का यह अंत और शिशुनाग वंश का क्या हो गया? यह स्थापना 412 में हो जाता है। इसके बाद देखेंगे शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल जो होता है 412 से लेकर के 345 BC तक। हर्यक वंश के बाद
शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 345 BC तक मगध पर शिशुनाग वंश ने यज्ञ का शासन किया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक यह नाग दशक को पदच्युत करके यह काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना किया और वैशाली को मगध की राजधानी, तो ध्यान में रखिएगा शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। राजधानी वैशाली में, मगध की राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। और करे कि उसने मगध की सीमाओं को और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय था। करे कि इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध ये जो है साम्राज्य में क्या कर लिया? शामिल। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, यह रखेगा यह काकवर्ण था। कालाशोक या काकवर्ण, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन? कालाशोक, जिसने अपने जो है अल्प शासन काल में पुनः पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, तो ध्यान में रखिएगा राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र किया था उदयन ने, पाटलिपुत्र से जो है वैशाली किया था शिशुनाग ने, और पुनः यह वैशाली से पटना राजधानी किया था, यह रखेगा यह किसने? कालाशोक ने। ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट, यह बाणभट्ट रचित जो है हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक को राजधानी यह पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद ने क्या हुआ था? यह चाकू मार दिया था। करे कि ऐसा हर्षचरित्र में लिखा है कि कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद ने चाकू घोंप दिया और उसके कारण क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें मगध पर 12 वर्षों तक क्या हुआ था? शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? यह जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। कमेंट करके बताइएगा ये जरूर कि यह द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था। आगे चलते हैं नंद वंश। करें कि नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद, और नंद वंश का जो कार्य है काल यह 344 से लेकर के 322 BC तक। पुराने में जो है महापद्म नंद को यह सर्वछांत्रक, सभी क्षत्रियों के अंत करने वाला और एकराट जैसे उपाधियों से विभूषित हुआ था, जबकि महाबोधि वंश में यह उसे जो है उग्रसेन कहा गया। उसके द्वारा भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो दक्षिण भारत को छोड़कर अखिल भारतीय थी। करैकिया रखेगा करैकिया जो है उसने गंगा के मैदान को लांघकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपने राज्य ये जो है सीमा का पर विजय का पताका लहराया। वह संभवतः मगध का प्रथम यह चक्रवर्ती सम्राट बना। इसके बाद करें कि महापद्म नंद का प्रमुख यह अभियान कलिंग विजय था, जिसमें जो है विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से यह जिन की मूर्ति उठा लाया था। तो ध्यान में रखिएगा यह विजय स्तंभ के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। नेक्स्ट चलते हैं हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर यह निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है, चूंकि यह कहा जाता है कि जाति से नाई था। ध्यान में रखिएगा महापद्म नंद जाति से क्या था? नाई था। करे कि नंद वंश में कुल 9 शासक हुआ और जिसमें अंतिम जो था वह घनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्तिनासेन के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया। चूंकि यह नंद वंश का सैन्य विशेषकर एक था यह हस्ती सेना, और इसी से डर से जो है यह सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के तट को पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर का भारत विजय अभियान यह क्या हो गया? अधूरा रह गया। नंद वंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। करैकिया, सकटार और जो अस्तुलभद्र घनानंद के ये रखेगा जैन मतावलंबी अमत्य थे। अमत्य का मतलब होता है मंत्री। तो यह कौन कौन? तो जैन मतावलंबी घनानंद का जो अमत्य था, मंत्री था, एक का नाम था सकटार और एक का नाम था अस्तुलभद्र। सकटार, अस्तुलभद्र, ध्यान में रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ये रखेगा के काल में यह 325 में सिकंदर भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। इसके बाद है मौर्य काल। बिहार में मौर्य काल की अगर हम बात करेंगे
123 से लेकर के 185 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब देखेंगे मौर्य वंश। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किया का स्थापना का श्रेय जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता। यानी कि मौर्य वंश को स्थापित करने में दो व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का और इसका जो मंत्री था यह जो है कौन, चाणक्य, कौटिल्य को दिया जाता, जिन्होंने नंद वंश के घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ध्यान में रखिएगा 345 में इनका जन्म हुआ था, 345 में इनका जन्म हुआ था और 323 बीसी में यह क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। करें कि मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य में गंगा के मैदान यानी कि बिहार बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय यह रखेगा लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना क्या हुआ था, प्रभाव कायम कर लिया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो अब पटना शहर स्थित था। आगे चलते हैं, करें कि मौर्य राजवंश की जानकारी के यह प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है। अगर मौर्य वंश के यह बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। यह जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मेगास्थनीज का इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा यह जो है सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख में वर्णित मिलता है। क्रैकिया मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब सोचिए कि पश्चिम उत्तर में लगभग यह अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, यह चंद्रगुप्त जो है यह शूद्र जाति के थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह मौर्य कुल के क्षत्रिय थे। तो पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है क्या क्या थे, शूद्र थे, और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं वह क्या थे, मौर्य कुल के क्षत्रिय थे। मुद्रा राक्षस के समालोचक घुंडीराज के अनुसार मुरा जो कि नंद वंश की एक यह रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य की जो है माँ या फिर दादी थी, ऐसा माना जाता है। माँ थी या क्या थी, दादी थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश के टीका के जो है अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। मौर्य नगर के क्या थे, प्रमुख थे। चलिए इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो रहता है 323 बीसी से लेकर के यह 298 बीसी तक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना और सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त कर 305 ईस्वी में उसने भारत पर पुनः क्या चढ़ाई किया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया, पराजित। इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया, जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने के साथ साथ यह एरियल, हेरात, यह रखेगा कंधार, यह जो है गंधार, यह जेट्रोसिया जिसको कहते हैं बलूचिस्तान, मकरान और यह काबुल, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, किसमें, दहेज के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, करे क्या, चंद्रगुप्त एवं जो है सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के सबसे पहले यूनानी की जो है यह गिरफ्त में यह मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता कहा जाता। तो भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। इस पुस्तक में भारतीय समाज नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। तो इंडिका किसका है, मेगास्थनीज। इस पुस्तक में भारतीय समाज का नगरीय संरचना का क्या होता है, विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ध्यान में रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक या निरीक्षक और सभासद में क्या हुआ, विभाजित किया।
कौटिल्य के यह अर्थशास्त्र में राजनीति नीति पर प्रकाश डाला गया। तो ध्यान में रखिएगा, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध है, ये रखिएगा यह इकोनॉमिक्स से नहीं है, पॉलिटिक्स से है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की यह पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को यह जो है एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत के वैज्ञानिक जो है सीमा थी, और इसी यूनानी लेखकों ने यह इंडियन काकेशस भी कहा गया। यह अब करें कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियाँ ब्राह्मण, दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले या आखेटक, फिर आपका व्यापारी तथा श्रमजीवी, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, सैनिक, निरीक्षक, गुप्तचर, ये रखिएगा ये जो है मंत्री एवं परामर्श, ये जो है दाता सभा की बात करते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री, ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से जो है राज व्यवस्था तथा जो है यह प्रशासन पर आधारित पुस्तक या अर्थशास्त्र की रचना किया। यह भारतीय राजव्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीन पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजव्यवस्था का सबसे प्राचीन पुस्तक है। यह कौन सा अर्थशास्त्र? चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के दौरान जो है यह शामिल किया। गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश में यह पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का क्या हुआ था, निर्माण कराया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त किया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उत्तर कर्नाटक तक क्या हुआ था, विजय प्राप्त कर चुका था। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल और आपका गुजरात, विंध्य और यह कश्मीर और करेकी भूभाग यह जो है सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, सोच सकते हैं ईरान से लेकर के बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तर कर्नाटक तक इसका क्षेत्र विस्तृत था। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता। जो संकट काल में खाद्यान्न को लोग सुरक्षित रखता था, उसका उल्लेख मिलता है सहगौरा अभिलेख में। किस मिलता है? सहगौरा अभिलेख में। अंतिम समय में यह देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला कर्नाटक चला गया। 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, जिसे जैन ग्रंथ में संलेखना कहा गया। क्या कहा गया? संलेखना कहा गया। इसके बाद बिंदुसार की अगर हम बात करेंगे, बिंदुसार का जो कार्यकाल रहा था 298 बीसी से 272। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में श्री सेना कहा गया। यूनानी लेखक ने इसे यह अमित्रोचेट्स अमित्रघात कहा। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता यह दुर्धरा, क्या नाम है? दुर्धरा, और थेर परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवाद के अनुसार यह बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का क्या था? अनुयायी था। जबकि दिव्यवादान के अनुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में जो है सीरियन राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। डायमेकस किसके दरबार में था? बिंदुसार के दरबार में। किसने भेजा था? एंटियोकस का यह राजदूत था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने यह सीरिया के शासन एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं जो है एक दार्शनिक भेजने की क्या हुआ था? प्रार्थना किया था। मिस्र के राजा यह टॉलमी द्वितीय के शासनकाल में डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में था। तो डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में, यह टॉलमी द्वितीय का राजदूत था, उसके काल में इसको भेजा गया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। क्रैकी प्रांतों में यह उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए।
अब यहाँ पर देखिएगा बिंदुसार को प्राप्त उपाधि, करें कि यूनानी लेखकों ने इसको कहा अमित्रोचेट्स, संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात, वायु पुराण में मद्रसार और जैन पुराण में सिंह सेना कहा गया। ध्यान में रखिएगा अलग अलग ग्रंथों में इसका नाम क्या हुआ, अलग अलग रखा गया। तो ध्यान में रखिएगा यूनानी लेखक क्या रखा, अमित्रोचेट्स, और संस्कृत ग्रंथ में इसको अमित्रघात, वायु पुराण में मद्रसार और ये रखिएगा जैन ग्रंथ में सिंह सेना। इसके बाद करें कि दिव्यवादान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था और बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के यह सभी सभा में जो है 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद था, जिसका प्रधान जो था वह खल्लाटक था। बिंदुसार ने यह 26 वर्षों तक राज किया और अंततः 272 ईस्वी ये ईसा पूर्व में उसकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता। इसके बाद है चाणक्य। चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य यानी कि कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। करें कि वह चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री भी। तो ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और यह प्रधानमंत्री भी था उसका। वह एक विद्वान राजनीतिज्ञ था। करें कि चाणक्य तक्षशिला के देखिएगा कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और तथा तक्षशिला के शिक्षा के केंद्र का प्रमुख या स्नातक और आचार्य था। लेकिन जो है चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध के साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में क्या हुआ, गुजरा। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर, याद रखिएगा उसके रंग वर्ण को लेकर उसको अपमानित किया था। तो ध्यान में रखिएगा कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को यह राजा नंद ने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर के यह उसको अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रज्ञा कर ली और क्रय की प्रतिज्ञा कर ली। राजा नंद के धुर विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर यह नंद वंश का क्या कर दिया, उन्होंने विनाश कर दिया था। ध्यान में रखिएगा किस कारण से उसको अपमानित किया था, तो रंग और वर्ण के आधार पर। और यह गुस्सा गए और कहा कि इसको समूल नष्ट कर देंगे, और अंततः वह चंद्रगुप्त मौर्य से मिला और क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जब यह विशाल मगध साम्राज्य का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन रहते थे। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यह बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके शासनकाल में भी यह कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। चाणक्य को भारत का मैकियावेली, ध्यान में रखिएगा भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, चाणक्य को। करें कि कौटिल्य रचित जो है अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राजशास्त्र, ठीक है, राजशासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है। मूल ग्रंथ को जो है यानी कि मूल ग्रंथ यह 4वीं शताब्दी से पूर्व की रचना मानी जाती है। करें कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण की संख्या अगर पूछेंगे, अध्याय की संख्या 15 है, 180 प्रकरण, और इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या है 4000। कालांतर में अर्थशास्त्र ने अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत की हम बात करेंगे। करें कि कौटिल्य यह चाणक्य ने जो है इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का, यानी कि कौटिल्य जो है सप्तांग सिद्धांत जो किसने, कौटिल्य, और राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से किया, और कौटिल्य का मानना है कि जिस तरह मानव का शरीर अपना महत्व है, उसी प्रकार सारे यह अंग मिलकर शरीर को उपयोगी और काम करने के योग्य बनाते हैं। उसी तरह राज्य का कुछ मूलभूत अंग यानी सिद्धांत है, जो उसे संचालन और उसकी रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उसे संचालन और उसकी रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करें कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे। एक है राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र और अभिन्न अंग माना। उन्होंने राजा की तुलना यह शीर्षसेनी की सर्वोपरि से किया। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्म संयमी, कुलीन, स्वस्थ और बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार यज्ञकार राजा की सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देनी चाहिए, उसको निरंकुश शक्तियां नहीं देनी चाहिए। इसके बाद दूसरा है अमात्य या मंत्री की बात करेंगे। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से किया। अमात्य और मंत्री दोनों का तुलना किसे किया? आंख से। और उसके अनुसार अमात्य तथा राजा की एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपने जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में उसके सहयोग की भूमिका निभा सके। करे कि जो अमात्य और मंत्री है दोनों एक ही पहिए, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और एक गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए कहता है कि मंत्री या अमात्य वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो जिम्मेदारियों को संभाल पाए। यानी कि जो अमात्य और मंत्री का तुलना वह आंख से किया गया। एक है जनपद। कौन सा? कौटिल्य ने जनपद की तुलना पैर से किया और जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि, अर्थात जनता या भूभाग दोनों जो है यह जनपद माना जाता। कौटिल्य ने 10 गांवों के समूह को संग्रहण, याद रखिएगा 10 गांवों के समूहों को संग्रहण, 200 गांवों के समूहों के बीच सर्वांतरिक, 400 गांव के समूहों के बीच द्रोणमुख और 800 ग्रामों के बीच स्थानिक अधिकारी की नियुक्ति की बात कही थी। इसके बाद एक है दुर्ग। दुर्ग का बात जो है यह कौटिल्य ने दुर्ग की जो है तुलना बाहों से या भुजाओं से की। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा किया। एक है औदिक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, एक है पर्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टानें हो, और एक है धनबन दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो, एक है वन दुर्ग जिसको चारों ओर वन और जंगल हो। ये देखिएगा 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा किया था। औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धवन दुर्ग और एक है कौन सा? वन दुर्ग। 5वां जो है कोस। कोस की जो है तुलना कौटिल्य ने किया मुख से। उन्होंने कोस के राज्य का मुख्य अंग मिला, यह अंग इसलिए माना है क्योंकि कोस से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बनने रहने के लिए कोस के द्वारा ही अपना सेना का भरण पोषण करता है। रहे कि उसने कोस में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया, जिसमें प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग, पशुधन के लाभ का यह 5वां भाग को याद रखेगा राजा को कर के रूप में क्या होता था? अदा करना पड़ता था। इसके बाद है दंड या सेना। करें कि कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से किया। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार, एक है हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना और एक है पैदल सेना। इसके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो तथा जिनके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो तथा वीरगति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को ये जो है उसके क्या होता है? अभिमान हो। इस प्रकार के लोगों को सेना में भर्ती किया जाए। इसके बाद है एक मित्र। मित्र का तुलना कौटिल्य ने कान से कहा। करें कि इसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए जो है यह विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत की बात करेंगे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया और कौटिल्य का मंडल यानी देशों का समूह सिद्धांत भौगोलिक ये जो है आधार यह दर्शाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले, यह देखिएगा विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देश उसके मित्र या शत्रु हो
ये जो है हो सकते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता जो अन्य राज्यों को जीतने का यह इच्छुक है, उसे कहते हैं यह विजिगीषु। क्या कहते हैं? यह विजिगीषु। शक्तिशाली राज्य। प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में हैं। शक्तिशाली राज्य यदि का यह राजा युद्ध जो है, ठीक है, शक्तिशाली राजा यह युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कई बार सुरक्षा की दृष्टि से यह अन्य राजा से समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध विजय द्वारा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि शत्रुओं का नियंत्रण क्या होगा, रखा जा सके। एक है निर्बल राज्य। निर्बल राज्य के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें जो है समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचने हेतु एकजुट या फिर मंडल बनाना चाहिए। यह विजिगीषु के मार्ग में आने वाले सबसे पहला राज्य था अरि। अरि कहते हैं शत्रु, तथा जो है शत्रु से लगा हुआ यह राज्य जो है शत्रु से लगा हुआ यह राज्य शत्रु का शत्रु होता है, अतः जो है वह विजिगीषु का मित्र होता। कौटिल्य ने मध्यम उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया, जो समर्थ होते हुए भी यह रणनीति में भाग नहीं लेते हैं। कौटिल्य के 12 मंडल सिद्धांत जो है, एक है विजिगीषु, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, यह रखेगा प्राणी ग्रह अंक्रांद, और जो है एक है प्राणी ग्रहसार आक्रांदार, और एक है मध्यम, फिर एक है उदासीन देश। टोटल कौटिल्य के 12 मंडल के सिद्धांत की बात की है। अब हम अगला वीडियो जो अशोक का होगा, यह अशोक से संबंधित हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए, ठीक है। और आधा घंटा का क्लास हो भी गया है, तो आज यहीं तक करने देते हैं। अगला वीडियो में पूरे अशोक को हम कंप्लीट करेंगे, जितना भी उसका होगा सारे को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बात और है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।